नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपके पास एक बेहतरीन समय है। आप लगातार पिछले साल के पेपरों को लगा सकते हैं, नए नए प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। हमने आपके लिए रेलवे आरपीएफ एसआई के 50-50 महत्वपूर्ण जीके के पिछले साल के पेपरों की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। ये हमारा 8वां वीडियो है। इसी प्रकार के हमने आपको 7 वीडियो करा चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे अपने आने वाले एग्जाम में पिछले एग्जाम से क्वेश्चन अवश्य पूछने का प्रयास करता है। देखिए, बहुत से मित्र हमारे चैनल के माध्यम से नए आते हैं जिन्हें हमारी नई नई वीडियोस नहीं मिल पाती हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाल रंग का सब्सक्राइब में दिख रहा होगा, इसको दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि इस सीरीज में जो है उत्तर लगे हुए हैं, इसलिए आप ट्राई नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप इन्हें तैयार अवश्य कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको इस सीरीज से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा रखा गया है। पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? सही ऑप्शन होगा 36वां संवैधानिक संशोधन। देखिए, पहले क्या हुआ था, सिक्किम को 1955 में जनमत संग्रह के द्वारा भारत ने इसे अपना संरक्षण प्रदान किया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, तब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और ये कौन सा राज्य बना भारत का? 22वां राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम कौन सा राज्य बना था, तो 22वां राज्य बना था। और ये सन भी आपको याद रखना है, 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 36वें संविधान संशोधन द्वारा। कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? सही ऑप्शन होगा स्फूर्ति। अगर आपके शरीर में तेजी है, फुर्ती है, स्फूर्ति है, तो आप दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को रखते हैं, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। ये तीसरा क्वेश्चन है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण को, सही ऑप्शन होगा गतिशीलता। इंग्लिश में कहते हैं इसे मोबिलिटी। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है VD/E, जहां पर E क्या है? E है यहां पर विद्युत क्षेत्र, जिसे क्या मान लिया गया? प्रति इकाई मान लिया गया है। इसलिए अपवाह वेग बराबर क्या होगा? गतिशीलता के। ठीक है, गतिशीलता बराबर होता है अपवाह वेग अपान विद्युत क्षेत्र। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है? संवेग में नियत परिवर्तन करना है तो P बराबर होता है mv, और नियत परिवर्तन करना है तो V/T क्या होता है? A के बराबर होता है, तो P बराबर ma बन गया। और ma क्या होता है? ma होता है F बराबर होता है ma, तो ये फोर्स बन गया। और कह रहा है थोड़े समय के लिए, मतलब कि मल्टीप्लाई अगर हम T कर दिए तो F × T क्या होता है? एक आवेगी बल होता है। आवेग बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई समय, तो सही ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला विकल्प। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अहमदिया आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1889 में। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को बहाल करने का उद्देश्य था, और चलाया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक है, तो अहमद के नाम पर ही अहमदिया आंदोलन नाम पड़ा है इसका। याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में देखिए सैयद अहमद बरेलवी भी मिलेगा। आपने एक आंदोलन और पढ़ा होगा, बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, तो वहां पर आपको ये ऑप्शन नहीं टिक करना है, आपको मिर्जा गुलाम अहमद टिक करना है। अहमदिया आंदोलन 1889 में हुआ था। 8वां क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वह क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो वह क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ये जमीन से जुड़ा हुआ होता है। ये क्या करता है? कच्चा माल प्रदान करता है। कृषि क्या करती है? कच्चा माल प्रदान करती है। वानिकी, मत्स्यिकी, ये सभी क्या है? ये जमीनी क्षेत्रीय स्तर से जुड़े हुए हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण के कार्य आते हैं। जो कच्चा माल देता है प्राथमिक क्षेत्र, उसमें विनिर्माण करते हैं उद्योग के द्वारा, फैक्ट्रियां लगा करके, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में जाता है। और तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, सेवा क्षेत्र का कार्य करता है। तो ये कैसा क्षेत्र है आपका? ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है सभी।
7वां नंबर क्वेश्चन है, अक्साई चीन किस राज्य में है? बताइए। अक्साई चीन ये जम्मू कश्मीर पे है। जम्मू कश्मीर का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उस पर चीन का कब्जा है, जिसे हम लोग कहते हैं अक्साई चीन। इसी के विवाद के कारण 1962 में भारत और चीन के मध्य में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अक्साई चीन जो है अभी भी भारत इसे अपना मानता है, लेकिन चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है, जो जम्मू कश्मीर का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। याद रखिएगा, ये अक्साई चीन जम्मू कश्मीर में है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी और अभी भी हो रही है सोने की खुदाई? तो कोलार और हट्टी की खानों से सोने की खुदाई होती है। ये कर्नाटक में पड़ती है कोलार और हट्टी की खाने, वहाँ से सोने की खुदाई होती है और ज़्यादातर सोना यहीं से निकाला जाता है। लेकिन एक क्षेत्र और है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से भी सोना निकाला जाता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, कोलार और हट्टी की खाने कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर से सोना निकाला जाता है। आपके क्वेश्चन में हीरा की खान भी आएगी, तो हीरा की खान कहाँ है? एमपी में है। पन्ना की खान जो है वो हीरा की खान है। और चांदी की बात करेंगे तो राजस्थान में एक जावर खान है, वहाँ से चांदी निकाली जाती है। ये तीनों मैंने आपको बताए, सोने की खान, हीरे की खान और चांदी की खान। आपके एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संगठन जिसे हम कहते हैं कोलिजन, जिसमें 2 कण संघट्ट के बाद एक साथ संचालित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, देखिए कोलिजन हो रहा है मतलब कि 2 पिंड आपस में लड़ रहे हैं। तो जब 2 कण संगठन के बाद मतलब कि लड़ने के बाद एक साथ संचालित हो रहे हैं, मतलब कि 2 कण इधर से आ रहे थे, आपस में लड़ते हैं, इसके बाद दोनों एक साथ संचालित हो रहे हैं, तो ऐसा कहेंगे पूर्णतः इन इलास्टिक हैं। इलास्टिक होते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, अगर चिपक के चलने लगे हैं तो पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन है। सही ऑप्शन होगा डी वाला। 10वां नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के अखबार और पुस्तिकाएं जो हैं ये सभी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। जैसे इनकी और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि हिंद स्वराज है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ है, यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है, ये सभी गांधी जी के हैं। और समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन से तैयार करते हुए चलना है, इसलिए एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन याद कराते हुए चल रहा हूँ, ताकि इन 50 क्वेश्चन को अगर आप देखने आए तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो लेके अवश्य जाएंगे यहाँ पर से आप लोग। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन जो कि अर्थशास्त्र की एक पुस्तक है, एडम स्मिथ का नाम आता है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछी गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे, बैंक, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसे तो आपको कभी भूलना ही नहीं है। कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? देखिए, अर्ध न्यायिक मतलब होता है कि उसे पूर्ण रूप से पूरा अधिकार नहीं दिया गया। सही ऑप्शन है विशेषाधिकार समिति। तो विशेषाधिकार समिति जैसे कि एक अर्ध न्यायिक समिति है, इसमें क्या होता है कि जैसे उसको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया गया है। अब जैसे कि विशेषाधिकार समिति क्या करती है, जैसे कोई सदन में अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो उसको दंड करना का काम क्या होता है, विशेषाधिकार समिति बनाई जाती है 15 लोगों सदस्यों की। जैसे कोई संसद में पर्चा उड़ा देते हैं, कुछ लोग चप्पल फेंक देते हैं, नारा लगाते हैं, तो विशेषाधिकार समिति क्या होती है, इसकी जांच करती है, दोषी होता है उसको सजा मिलती है। तो इसका एक मेन लक्ष्य है, पूरा अधिकार नहीं है, इसे सिर्फ इतना ही अधिकार मिला है कि इन चीज़ों पर ये चर्चा करेगी और जांच करेगी। तो ये क्या हो गई, अर्ध न्यायिक प्रकृति की हो गई। जैसे कि आपका क्या होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण क्या करता है, एक संस्था बनाई गई है, अर्ध न्यायिक प्रकृति की है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि सेवाओं उत्पाद में जहां पर भी धोखा हो रहा है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण को सिर्फ इतना ही कार्य मिला हुआ है, इसलिए अर्ध न्यायिक प्रकृति की है। तो समझिएगा आप लोग। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबेस्टियन वेटल किस देश से संबंध रखते हैं? देखिए F1 दौड़ क्या होती है, मतलब कि फार्मूला 1 रेसिंग कार जो होती है ना, उसके ये खिलाड़ी हैं सेबेस्टियन वेटल। तो कहाँ से संबंध रखते हैं, जर्मनी से संबंध रखते हैं। और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे फार्मूला 1 के जैसे खिलाड़ी हैं, काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन, ये कहाँ के हैं, ब्रिटिश हैं। लुइस हैमिल्टन को आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादातर प्रतियोगिताएं ये भी जीतने का प्रयास करते हैं। सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन
निकोलस वर्ग, ये सभी काफ़ी फेमस हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? सही ऑप्शन होगा बलवंत राय समिति ने। ये कब बनाई गई थी? 1957 में बनी थी। विकेंद्रीकरण मतलब होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बंटवारा, जैसे कि केंद्र स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर, फिर नगर स्तर पर, फिर पंचायत स्तर पर। इस तरह शक्तियां क्या होंगी, धीरे धीरे बंट जाएंगी तो प्रशासन अच्छे से होगा। शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तो ढंग से जो कानून है वो लागू नहीं हो पाएंगे। शक्तियों का बंटवारा होगा, विकेंद्रीकरण होगा। इसको बलवंत राय मेहता ने, आपको मालूम है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का जो नियम दिया था, जो स्वरूप दिया था, वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? देखिए 2006 में क्या हुआ कि प्राग में एक सम्मेलन हुआ, IAU का सम्मेलन हुआ। उसमें जो प्लूटो ग्रह था, पहले आपका 9वां ग्रह था प्लूटो, जिसे हिंदी में हम लोग एम कहते थे, एम, ठीक है। तो इसे हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। अब ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये वरुण की कक्षा को काट रहा था और इसका जो मार्ग था वो भी वृत्ताकार नहीं था। तो इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ये 2006 में इसे हटाया गया था, याद रखिएगा। अब इसका नया नाम भी दे दिया गया है। नया नाम आपके एग्जाम में पूछा गया है, SSC के एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो प्लूटो का नया नाम है 134340, ठीक है, ये नाम दिया गया है। ये बौना ग्रह है 134340। प्लूटो एक बौना ग्रह है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? अगर निर्वाण चाहिए तो वो 4 आर्य सत्य आपको समझने पड़ेंगे। ये बौद्ध धर्म आपको समझाएगा। वो 4 सत्य कौन से हैं? पहला तो देखिए दुख है। दुख मतलब ये है कि संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखों से भरा हुआ है, ये पहला सत्य है। दूसरा सत्य क्या है? दुख के कारण होते हैं, ये दूसरा सत्य है कि दुख के बहुत से कारण हैं। तीसरा ये है कि दुख का निवारण भी संभव है, मतलब दुख को दूर भी किया जा सकता है। और चौथा सत्य है कि दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बनाए गए हैं बौद्ध धर्म में। अगर दुखों की आप समाप्ति चाहते हैं तो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिए। ये 4 सत्य हैं, तभी आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बौद्ध धर्म में आपको समझाया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? मैंने आपको बताया था कि हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। इसका डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। तो इसका अधिकार सिर्फ लोकसभा को दिया गया है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये लोकसभा में पास होता है। अगर लोकसभा ने इसे पास कर दिया और राज्यसभा भेज दिया तो राज्यसभा इस पर 14 दिन तक अगर कोई भी निर्णय नहीं लेती है, इसे स्वीकृत नहीं करती है, तो अपने आप इसे पास माना जाएगा और राष्ट्रपति के पास ये चला जाएगा। तो अधिकतम 14 दिनों के लिए ही राज्यसभा इसे रोक सकती है धन विधेयक को, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 3-4 क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है धन विधेयक के लिए, और निर्णय कौन लेता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है, और राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद ये डायरेक्ट अपने आप पास हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? म्यूकस मतलब होता है बलगम। गॉबलेट कोशिका जो होती है म्यूकस को स्रावित करती है। बायोलॉजी वाले इसे अच्छे समझते होंगे। सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? औषधि का देवता कहा जाता है धन्वंतरी को। और धन्वंतरी जो है कैसे प्रकट हुए थे आप सभी को मालूम है। धन्वंतरी जो है समुद्र मंथन से निकले थे। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके, समुद्र मंथन से धन्वंतरी निकले थे। अमृत का जो कलश था वो धन्वंतरी ही लेकर निकले थे। आपको अपने ग्रंथों पुराणों के बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हें गलत करके आते हैं। इन्हें औषधि का देवता, आरोग्य का देवता धन्वंतरी को ही कहा जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है? तो
तो ये बोध गया में स्थित है, ठीक है, जहां पर बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो बोध गया कहलाया था। बोध गया में एक वृक्ष था, जो पीपल का वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। तो उच्च वृक्ष को, जो बोध गया का वृक्ष था, उसको किसने कटवा दिया था? कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। काफी कम लोग उत्तर लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास कर सकते हैं कि बोध गया को, वृक्ष को कटाने वाले व्यक्ति का आपको नाम लिखना है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? देखिए, लीलावती आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई नाटक हो, तो ये भास्कराचार्य की एक पुस्तक है, लेकिन ये नाटक नहीं है। ये 1150 ईस्वी में लिखी गई थी, गणित और खगोल शास्त्र की एक पुस्तक है। लीलावती, बात यह थी कि उनकी पुत्री का नाम था, तो अपनी पुत्री के नाम पर उस पुस्तक का नाम जो है भास्कराचार्य ने लिखा था। ये गणित के महान गणितज्ञ माने जाते हैं, खगोल शास्त्री माने जाते हैं। तो पुत्री का नाम था उनका लीलावती, इसी के नाम पर ये पुस्तक का नाम रखा गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देखिए, पर्णपाती मतलब होता है जो अपने पत्तों को गिरा देता है और फिर से धारण करता है, तो ऐसा सही ऑप्शन होगा चंदन। चंदन जो होता है पर्णपाती होता है। बाकी तून, शीशम, देवदार जो होते हैं ये मानसूनी होते हैं। साल, सागौन, रबड़, बांस, महोगनी, ये सभी जो होते हैं मानसूनी होते हैं, जबकि पर्णपाती या पतझड़ जो होते हैं वो चंदन में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का निर्णय करता है। ठीक है, तो मेंडल ने जब अपना नियम दिया था तो उसमें फैक्टर्स की चर्चा की थी। उन्होंने ये बताया था कि जब मटर के लंबे पौधे वाले से बौने पौधे वालों को क्रॉस कराया गया था, तब क्या हुआ था? प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उगे थे। तो इसके लिए उन्होंने फैक्टर्स को जिम्मेदार बताया था। तो ये फैक्टर्स ही लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। विश्व भर में MNCs द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? MNC आपको याद रखना है, ठीक है। MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है? ऐसी कंपनी होती है जिसका व्यापार इसके मूल देश के अलावा अन्य देशों से भी चलता है। तो ऐसी कंपनियों को विश्व भर में MNC कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं। तो ये विदेशी निवेश ही कहलाता है, विदेशों में निवेश। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा गया है? क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, 8वीं हमारी वीडियो है, इसके पहले आप लोग 7 वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। आपके नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा गया है? देखिए, आपको मालूम है कि बजट नाम का कोई भी शब्द संविधान में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आर्टिकल 112 में बजट पेश करने वाला जो शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया बजट को, ठीक है। जो बजट हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं ये बूजट से निकला है, लेकिन हमारे संविधान में ये वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संविधान में लिखा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सही ऑप्शन होगा मेनापल्ली नारायण राव वेंकटचलैया। ये आयोग बनाया गया था 2002 में। 2000 में ये बनाया गया था और 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट को सौंपा था संविधान के कामकाज के समीक्षा के लिए, कि संविधान जो बना है इसमें और कुछ हम संशोधन कर सकते कि नहीं। तो उसने ये सिफारिश की थी कि मौलिक अधिकारों को और भी बढ़ाया जाए, मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाया जाए और चुनावों में सुधार किया जाए। तो ये बनाया गया था आयोग, ठीक है। तो आयोग के अध्यक्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेनापल्ली नारायण राव वेंकटचलैया, याद रखना है आपको। 27 नंबर क्वेश्चन है, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों में बहती है? देखिए, इसके पहले वाला जो हमने वीडियो आपको कराया था, सीरीज लगातार चल रही है, उसमें आपसे NW2 पूछा गया था। अब इस वाले वीडियो में आपसे NW1 पूछ लिया है। NW का मतलब होता है नेशनल वाटरवे। जो वाटर में हम रास्ता बनाते हैं, जलमार्ग बनाते हैं, उसे कहते हैं NW। NH तो आपने नाम सुना होगा, नेशनल हाईवे होता है, लेकिन NW होता है नेशनल वाटरवे। तो हम आपको
NW1 बताने का पहले प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है, ये आंतरिक जलमार्ग है और सबसे बड़ा ये NW1 ही है। NW1 की लंबाई भी आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो आप 1620 किलोमीटर सही करके आइएगा। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ वही लोग सही कर पाएंगे, क्योंकि आपको सबसे अलग हट के चलना है अगर आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, भीड़ से अलग हटिए, कुछ नई चीज़ों को तैयार कीजिए, क्योंकि एग्जाम में नए नए क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में NW1 गंगा नदी पर है, 1620 किलोमीटर है। इसके बाद NW2 है भी है, ये कहाँ से कहाँ तक है? सादिया से डुबरी तक है, 891 किलोमीटर है। याद रखना है आपको NW2, ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है NW2, और NW1 है गंगा नदी पर। क्वेश्चन आपको मैं रिपीट भी करा देता हूं, जो पुराना मैंने बताया उसी प्रकार से बता देता हूं, तो आपके जो नॉलेज में क्वेश्चन पुराना पड़ा हुआ है वो भी आपके दिमाग में आ जाता है। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को क्या कहा जाता है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी में खादर और बागर दो प्रकार की मिट्टियां होती हैं। खादर मिट्टी वह मिट्टी होती है जब नदी बहती है तो उसके आसपास की जो नई मिट्टी होती है उसे कहते हैं खादर मिट्टी। ठीक है, नदियां क्या करती हैं, जब उसमें बाढ़ आता है तो पानी आता है तो नदियां और बह करके यहाँ तक आ जाती हैं और अपने क्षेत्र को बढ़ा लेती हैं, और फिर समट करके जब अपने धारा में बहने लगती हैं तो ये मिट्टियाँ काफ़ी उपजाऊ हो जाती हैं। तो हरियाणा और पंजाब में इसे वेटलैंड कहते हैं। और बागर मिट्टी क्या होती है? खादर मिट्टी के और जो पीछे होती मिट्टी उसे कहते हैं बागर मिट्टी। इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पानी नहीं पहुंच पाता तो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है खादर मिट्टी की अपेक्षा। तो वेटलैंड आपको याद रखना, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय नदी मतलब होता है जो किसी दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में बहती हो। महानदी क्या है? ये आपकी देश की नदी है जो कि उड़ीसा में बहती है, तो किसी देश में जाकर के नहीं गिरती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदियों की बात करेंगे तो सिंधु नदी क्या है? तिब्बत से निकलती, मतलब चीन में पहले बहती है ये। इसके बाद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से बहती है, सिर्फ एक राज्य में सिंधु नदी बहती है, जम्मू कश्मीर में, और फिर पाकिस्तान जाती है। तो 3 देशों से होकर बहती है। चीन, तिब्बत जो है चीन का ही भाग है, चीन, जम्मू कश्मीर मतलब कि भारत, इसके बाद पाकिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी है, एक से अधिक देशों में बह रही है। सतलज की बात करते हैं, सतलज नदी भी आपकी कैसी है? एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भी आपकी तिब्बत से निकलती है और बांग्लादेश तक जाती है। गंगा नदी भी आपकी बांग्लादेश तक जाती है। इसलिए तीनों नदियां जो इसमें दी गई हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। सतलज को भी आप लोग जोड़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे अलग ढंग से पूछेगा तो आपको सब कुछ सही करके वहां पर आना पड़ेगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बढ़ जाता है, यह क्या कहलाता है? देखिए, प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पर कहा है किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बढ़ जाता है, तो यह जीव क्या कहलाएगा? वैसे इसका सही आंसर होना चाहिए द्विभागी सम्मति। देखिए, द्विभागी सम्मति की डिफिनेशन क्या होती है? बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है उन जीवों में पाई जाती है अगर उसे ऊपर से नीचे समतल में 2 बराबर भागों में काट दिया जाए। मतलब कि अगर एक आदमी है उसे बराबर भाग में बीच से काट दिया जाता है तो इधर और उधर का पार्ट, दोनों लेफ्ट और राइट का पार्ट जो होता है एक समरूपता को दिखाता है। तो 99% जीव जो पाए जाते हैं उसमें द्विभागी सम्मति होती है। ठीक है, जैसे कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, मनुष्य हो गया, इन सभी में द्विभागी सम्मति अगर बीच से इन्हें केंद्र से काट दिया जाए तो। और इसने भी 2 ही समरूप भागों की चर्चा की है। और सही ऑप्शन दिया है रेडियल सम्मति। जबकि रेडियल सम्मति जो होता है, रेडियल सिमेट्री ऐसे जीव में पाई जाती है अगर उन्हें केंद्र से निकलने वाले काल्पनिक समतल से काटा जाए तो वह कई स्थानों से काटे गए जो भाग होते हैं उन्हें, तो वहां से उनकी सिमेट्री दिखती है। जैसे एक तारामीन मछली होती है, स्टार फिश, उसे अगर अलग अलग भागों से काट दिया जाए तो हर जगह से उसमें सम्मति दिखती है, तो वहां पर रेडियल सिमेट्री होती है।
31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले वाले वीडियो में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, तो ये बंबई में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले ये पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां पर अकाल पड़ गया था, तो डिसाइड किया गया कि इसे बंबई में ही करते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, बसवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? कुछ लोग ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे। सही ऑप्शन होगा वीर शैव। जो बसवन्ना के अनुयायी थे ये वीर शैव कहलाए, अभी भी कर्नाटक में ये पाए जाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले समझिए कि बसवन्ना कौन थे। बसवन्ना जो थे एक ब्राह्मण परिवार में ही जन्मे थे और खुद इन्होंने ब्राह्मण के वर्चस्ववादी जो व्यवस्था थी उसका विरोध किया। देखिए हिंदू धर्म से काफ़ी धर्म अलग हुए हैं उसके कुरीतियों के कारण और कर्मकांड के कारण। जैसे कि धर्म आधारित जो व्यवस्था थी ब्राह्मणों में, जैसे ब्राह्मण का लड़का है तो वही पंडित बनेगा, तो इसका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कर्म आधारित करने का प्रयास किया और जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया और जो क्रियाकांड थे उनका भी विरोध किया और एक नई शाखा बनाई वीर शैव की। तो उनके अनुयायी जो थे वीर शाखा को ये डिनोट करते थे और इसी का पालन करते थे जो बसवन्ना ने कहे गए हैं। तो ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब की थी? 1492 में की थी। ठीक है, तो कोलंबस खोज में निकले थे भारत के। इंडिया का नाम इन्होंने सुना था तो उसकी खोज में निकले थे और जब जाकर के अमेरिका पहुंच गए तो इन्हें लगा कि हम भारत पहुंच गए और भारत को खोज लिया। लेकिन अमेरिगो वेस्पुसी एक नाविक था, यात्री था, जो आकर के अमेरिका में कोलंबस को बताया कि आप जहां पर पहुंचे हैं वो भारत ना हो करके अमेरिका है, और कोलंबस ने इन्हें नई दुनिया कहा। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया। तो ठीक है, आपको याद रखना है ये भी। 34 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन का अणु 5 कार्बन अणुओं के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो ये पायरीन बनाता है। सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था और उरुग्वे देश में हुआ था। उरुग्वे ने ही जीता था, याद रखना है आपको। ठीक है, उरुग्वे कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। 1934 में दूसरा फुटबॉल विश्व कप हुआ, इटली में हुआ, इटली ही जीता। ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करके चलना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि से होकर के गुजरती है? ठीक है, समझिएगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी तिथि रेखा है? 180 डिग्री यमोत्तर पूर्वी देशांतर कह सकते हैं आप लोग। तो 180 अगर आप देशांतर पूर्व की ओर जाते हैं और उसे क्रॉस कर जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा। यही है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये बेरिंग जो जल संधि है अलास्का और रूस के बीच में है, तो वो क्या करती है? इस संधि से होकर के गुजरती है। सही ऑप्शन होगा पहला। 37 नंबर क्वेश्चन है, शेक हैंड ग्रिप किस खेल का शब्द है? देखिए जो क्वेश्चन याद करने वाला होगा उसे आपको याद ही करना पड़ेगा। टेबल टेनिस का ये शब्द है और शब्दकोश तो आपको याद ही करने पड़ते हैं। शेक हैंड ग्रिप टेबल टेनिस। चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? ठीक है, देखिए सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला ही विजयी होता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, जो पहले पास हो गया वही पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यही होता है बहुमत। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी व्यक्ति होता है। भारत में व्यवस्था अलग है, एक बहुमत रखा गया, अगर आप उसको ही पास कर पाएंगे तभी आप विजयी होंगे, चाहे आप वोट दूसरे से ज़्यादा पा गए हों। अगर बहुमत पे नहीं है तो आप वो व्यवस्था फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अधिकतर देशों में जो सर्वाधिक मत पाता है वही विजयी होता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट मतलब जो पहले पास होगा वही पोस्ट किया जाएगा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले गोल्फर कौन थे? ये याद करने वाला क्वेश्चन है। मैट वेलेस इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले पहले अंग्रेज गोल्फर मैट वेलेस थे।
पुराना क्वेश्चन है, अगर ध्यान नहीं देना तो उसको ध्यान नहीं दे सकते हैं आप लोग। कि 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? सही ऑप्शन होगा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। काफी कम क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपसे पूछे हैं, फिर भी एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि राष्ट्र की अखंडता नामक शब्द भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधक द्वारा जोड़ी गई थी, और सन भी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कई बार आपसे चर्चा की है, अगर आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम में आपसे इसी प्रकार की छोटी छोटी गलतियां होंगी, फिर ये गलतियां आपको दोबारा एग्जाम में नहीं करनी है, यहीं पर उन गलतियों को दूर करना है, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? देखिए, नाइलॉन जो 66 बनता है वो एडिपिक एसिड के द्वारा ही बनता है। मुख्य रूप से एडिपिक एसिड को नाइलॉन 66 के निर्माण के लिए जाना जाता है। नाइलॉन आप जानते हैं, इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। जो आप मुंह में ब्रश करते हैं उसको बनाने में नायलॉन के रेशे का प्रयोग किया जाता है। मोजे नायलॉन के बने होते हैं। तो नायलॉन का हमारे प्रकृति में काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, और वो किससे बनता है? एडिपिक एसिड से बनता है। इसके फार्मूले भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए, हमने आपको बताया था अगर धन विधेयक कहाँ पर भी आएगा तो वहां पर जितना भी कार्य होगा वो लोकसभा ही करेगी धन विधेयक के चर्चा पर। तो ठीक है, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है वो लोकसभा के द्वारा ही है। देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया था। और किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। महबूबुल हक ने किया था, और उनके मुख्य सहायक कौन थे? अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे। याद रखिएगा, महबूबुल हक कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के थे। 1990 में मानव विकास सूचकांक पहली बार प्रकाशित किया गया था। और ये कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है, जो हर साल आपके आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था? ये क्वेश्चन अकबर के शासनकाल से काफ़ी आता है। अकबर ने अपनी जो व्यवस्था थी वो मनसबदारी व्यवस्था के द्वारा ही लागू किया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को ओशनिया के नाम से जाना जाता है? देखिए, काफ़ी कम लोग को मालूम होगा ओशनिया। ओशनिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जितने भी देश आसपास के आते हैं, जो भी आपके आसपास के देश जैसे कि न्यूजीलैंड आते हैं, और प्रशांत महासागर में कुछ अन्य बिखरे द्वीप भी आते हैं। 22 द्वीप हैं, लगभग 22 देश जो हैं वो ओशनिया के अंतर्गत आते हैं, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही आते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया बना है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीपों को मिलाकर के ओशनिया बना हुआ है। तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक के ध्वजों में नहीं होता है? बताइए कि ओलंपिक के ध्वजों में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? लगभग 5 से 6 रंग प्रयोग किए जाते हैं। अगर सफ़ेद रंग को मिला लेंगे तो 6 रंग हो जाएंगे, और 5 जो हैं वो रिंग बनी होती हैं। गोली गोली आपने देखी होंगी कि ओलंपिक के ध्वज में रिंग बनी होती हैं। जैसे कि नीला रंग, एक नीला रिंग होता है, वो यूरोप को प्रदर्शित करता है। एशिया मत सही कर दीजिएगा। नीला रंग किसको प्रदर्शित करता है? नीला रिंग का जो घेरा होता है वो यूरोप को। पीला रंग जो होता है वो एशिया को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, लाल रंग अमेरिका को, और काला रंग अफ्रीका को डिनोट करता है। और सफ़ेद रंग का तो झंडा ही होता है। तो टोटल 6 कलर होते हैं, उसमें कोई भी आपका भूरा कलर नहीं होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में जो ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है आर्थिक वृद्धि से। ग्रोथ मतलब
अर्थशास्त्र में आर्थिक वृद्धि होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से पंचायत और निगमों चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? पिछले वाले सेट में क्वेश्चन आया था भारतीय चुनाव आयोग से। अब की बार क्वेश्चन है पंचायत और निगमों के जो चुनाव होते हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान का चुनाव हो गया, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का, और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, राज्यसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसे भारतीय चुनाव आयोग कराता है। ये क्वेश्चन दोनों आपको तैयार रखने हैं, राज्य चुनाव आयोग और भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है। तो ये हमारी 50 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आपके रेलवे, आरपीएफ, एसआई में पूछी गई थी। और ये क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी इसके पहले की 7 सीरीज नहीं देखी हैं तो आप जाकर के देख लीजिएगा, आपको सीरीज सारी की सारी अच्छी लगेंगी। और इसी प्रकार आपको इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अन्य एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप लोग उनको सबको तैयार करते चलिए। इस समय आपके पास पर्याप्त समय है, कोई भी दबाव नहीं है। अभी आपका रेलवे के एग्जाम इतनी जल्दी लगने नहीं वाला, तो 2-3 महीने के जितना आपके पास समय है, इस समय का आपको सदुपयोग करना है। और जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे कर उसको नोट डाउन अवश्य किया करिए। मैं आपको फोकस करता हूं कि एग्जाम के समय में आपको वही क्वेश्चन जो है हितकारी लगेंगे अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। चलिए, सीरीज आपको कैसी लगी इस बारे में आप लोग बता सकते हैं। अगर सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक बार आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लगातार पढ़ते रहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू लिखा करिए। और 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछने का प्रयास करता हूं, उस पर आप लोग ध्यान दिया करिए और थोड़ा सा सोचने पर विचार किया करिए कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। लगातार आपको मेहनत करती रहनी है। देखिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बीच में कहीं पर आप डाउन हो जाएंगे, तो वो पुराना जो आप पहले पढ़ के गए हैं उसे कौन याद करेगा? उसे भी आपको याद करना पड़ेगा और नया भी आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखिए। जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर बीच में गैप करते हैं तो आप काफ़ी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। इसको ध्यान से सोचिए, लगातार पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।